बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत को बहुत बड़ा धचका लगा है और ज़ोर का झटका है और बहुत ज़ोर से लगा है। आपने सुना होगा, बड़ी बात हुई भारत में राफ़ेल तैयारों की कि जनाब बड़े लेटेस्ट तैयारे हमने फ्रांस से ख़रीद लिए हैं, कमाल हो गया है। अब तो हमारी इतनी ज़्यादा बालादस्ती हो गई है फ़ज़ा में भी कि कमाल हो गया है, पता नहीं क्या कुछ करेंगे। और चीन की सरहद के करीब इनको रखा गया है, 5 तैयारे भी आए हैं, तो बड़ी बात हुई। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि पार्लियामेंट में, भारत की पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश होती है जिसमें बताया जाता है कि जनाब जो मुआहिदा हुआ था फ्रांस की कंपनी के साथ, उस मुआहिदे पर पूरी तरह से अमल ही नहीं हो रहा। हुआ ये कि इस मुआहिदे के तहत राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी दसाओ ने टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करनी थी, भारत को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करनी थी, जो कि नहीं हुआ। कोई टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र नहीं हो रही और अभी तो मज़ीद जहाज़ आने हैं। अब ये मुआहिदा है 36 तैयारों का। 3 साल तक इस मुआहिदे पर मुज़ाकरात चलते रहे, 2012 से 2015 तक। फिर सितंबर 2015 में ये मुआहिदा पेश किया गया फ्रांस की कंपनी की तरफ से कि जनाब आप हमसे तैयारे लें, राफेल तैयारे बड़े ज़बरदस्त तैयारे हैं और उसके बाद हम इसके हवाले से टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेंगे। एक भारत में ऑफसेट एक कानून है जिसके तहत 300 करोड़ से ज़्यादा अगर किसी कंपनी के साथ मुआहिदा हो रहा है तो वो कंपनी पाबंद होगी कि कम से कम 30% जो पैसे उसको जा रहे हैं, जितनी रकम का मुआहिदा है उसका 30% वो भारत में इन्वेस्ट करेगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की सूरत में यहाँ के कोई प्लांट लगाएगी, यहाँ कोई किसी तरह का काम करेगी, अपनी एक्सपर्टीज़ देगी, कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेगी, कम से कम 30%। लेकिन इस मुआहिदे के हवाले से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये पार्लियामेंट में बाकायदा ये बात हो गई है और भारतीय सरकार किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही कि होगा क्या, क्योंकि राफेल तैयारे तो आ गए लेकिन अब इनकी टेक्नोलॉजी तो फ्रांस के पास ही रहेगी, हमेशा के लिए फ्रांस के मोहताज ही रहेंगे। अब भारत इससे पीछे भी नहीं हट सकता। उसकी वजह यह है कि पहले ही तकरीबन 4 साल बाद, मुआहिदे के 4 साल बाद ये तैयारे भारत को मिले हैं और ये 59,000 करोड़ का मुआहिदा है। 59,000 करोड़ का। कुल 36 तैयारे भारत को मिलने हैं, 5 आ चुके हैं और ये 5 रफाल तैयारे 29 जुलाई को भारत के हवाले किए गए थे। अब एक तरफ तो 4 साल लगे मुआहिदे के बाद, चूँकि सितंबर 2016 में मुआहिदे पर दस्तखत हुए थे और 36 तैयारे के आने थे, 5 आए और उनमें 4 साल लग गए। अब बाकियों को कितने साल लगेंगे और ऊपर से टेक्नोलॉजी अब आ नहीं रही। और जो मुआहिदा था उसके तहत तो 23 सितंबर 2020 आखिरी तारीख थी, 23 सितंबर 2020 आखिरी तारीख थी कि इस तक फ्रांस की कंपनी को, दसाओ कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना थी, लेकिन कोई नहीं हुई, कोई ट्रांसफ़र नहीं हुई। अब भारत क्या कर सकता है? सज़ा दे सकता है, सोचा जा सकता है, मुआहिदा ख़त्म कर सकता है और इसके अलावा अदालत में जा सकता है, लेकिन भारत को इसमें ख़ुद नुकसान होगा। भारत अपने पैर पर एक और कुल्हाड़ी मारेगा। क्या होगा कि और डिले हो जाएगा मामला। क्या अब ये राफेल तैयारे वापस करेगा फ्रांस को? क्या करेगा? उनसे मज़ीद जुर्माना मांगेगा? तो ये एक और लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो लिहाजा भारत बुरी तरह फंस गया है और इसीलिए अब भारत की मौजूदा हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत को अपोजिशन के लोग ताने दे रहे हैं कि आप तो मेक इन इंडिया की बात करते थे, ये तो मेक इन फ्रांस है और कुछ भी हमें नहीं मिल रहा। हत्ता कि अजीबोगरीब बात यह है कि टेक्निकल सपोर्ट इन्होंने देनी थी और मुआहिदा था टेक एंड ट्रांसफ़र का, कि अभी आप ले रहे हैं फिर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन इसके हवाले से किसी एक कंपनी को कोई एक टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र नहीं की गई किसी एक हवाले से। मिसाल के तौर पर यह कहा गया कि भारतीय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कावेरी इंजन के लिए तकनीकी मदद मिलनी थी, वो भी नहीं मिली। यानी किसी तरह का कोई भी 1% होता है, यानी मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जी 30% इन्होंने कहा जी कम से कम टेक्नोलॉजी की सूरत में या दीगर हवालों से 30% वापस आएगा, पैसा वापस आएगा या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी इस तरह से, मगर 30% तो छोड़िए, 1% भी कुछ नहीं हुआ। यह होता है कि जब आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होते। अब देखिए कि यहाँ से हमें ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए और अल्लाह ताला का ख़ास शुक्र अदा करना चाहिए कि JF-17 थंडर
हम खुद बना रहे हैं, पाकिस्तान खुद बना रहा है जो भारत के जहाज़ों के परखच्चे उड़ा रहे हैं, जिसके ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ ममालिक से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जितने शोज़ में JF-17 थंडर जाता है, कमाल दिखाता है, इम्प्रेस करता है, अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से जिस ग्रेड में वो है उसमें एक अच्छा तैयारा है। तो उस लिहाज से आप देखें कि अपनी तो टेक्नोलॉजी है, खुद मुख्तारी तो है। भारत तो अब देखिए कि किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा और कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि एक केस भी अभी तक सामने नहीं आया। 23 सितंबर 2020 आखिरी तारीख थी, लेकिन एक केस भी ऐसा सामने नहीं आया कि किसी कंपनी के साथ, कोई फ्रांस की रफाल कंपनी जो तैयारे बना रही है उसका, या उसके साथ जो कंपनीज मिलकर काम कर रही हैं, वो कोई भारत के साथ किसी तरह का मुआहिदा कर लें। अब देखिए कि ये पहले दिन से ही ये मुतनाज़ा चला आ रहा है ये मुआहिदा, और इसमें यह हुआ कि अंबानी जो इस वक्त भारत के अमीर तरीन आदमी हैं, उसका भी इसमें रोल रहा इन मुआहिदों में, और उस वजह से क्योंकि वो मोदी के बहुत करीबी दोस्त हैं, तो इसमें यह भी कहा गया कि इसमें करप्शन भी हुई है और किकबैक्स का सिलसिला है। बहरहाल वो चीज़ तो दबा दी गई। लेकिन अब ये मसला आ चुका है कि रफ़ाल के बारे में एक तो ये कि पाकिस्तान के पायलट्स इस हवाले से कतर को ट्रेनिंग दे चुके हैं। कतर ने भी रफ़ाल तैयारे ही ख़रीदे हैं, फ्रांस से ही ख़रीदे हैं, और उन्होंने जो ट्रेनिंग हासिल की है वो पाकिस्तानी पायलट से हासिल की है। पाकिस्तानी पायलट्स को एक एक चीज़ पता है रफ़ाल तैयारों की। और पहले ये जब ख़बर आई, इसी ने तहलका मचा दिया था और भारत परेशान हो गया, और फ्रांस की कंपनी से कहा कि ये क्या है, आप ट्रेनिंग देते हैं पायलट्स को। तो फ्रांस की कंपनी, जी हमने कोई ट्रेनिंग नहीं दी, हमारे पास आके किसी ने नहीं ट्रेनिंग ली। अब ज़ाहिर है कतर में जब जहाज़ गए हैं वो पायलट्स ही वहाँ पर जो ट्रेन होने थे, कतर ने जिनको ट्रेनिंग देनी थी तो वो पाकिस्तानी पायलट्स के थ्रू दे रहे थे, तो वो एक अलग मामला है। बहरहाल एक और बहुत बड़ी सुबकी भारत की और शर्मिंदगी जो शदीद हुई है कि भारत पकड़ा गया है। बड़ी बात करता था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत का एक और मकरूह चेहरा देख लिया है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का, टेररिज्म ट्रांसफ़र का। अच्छा, FATF में तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा था। अब आलमी इदारों ने भारत के 44 बैंक्स का पता लगा लिया है, 44 बैंक्स का, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में, टेररिज्म फाइनेंसिंग में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, गैर कानूनी रकम की तरसील में मुलव्वस हैं। और कोई कम रकम नहीं, 1.53 अरब डॉलर की रकम का पता लगाया है। 1.5 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है भारत के अंदर। और आप सोचिए कि कितना बड़ा ये क्राइम है इंटरनेशनल। ये तो इसको हाईलाइट करना चाहिए, आने वाले दिनों में पता लगे। और ये कोई 10, 20, 100, 200 ट्रांजैक्शन नहीं है, 3201 ट्रांजैक्शंस पकड़ी गई हैं। 3201 ट्रांजैक्शंस। ये क्रिमिनल डर्टी मनी है। इस तरह से भारत देखिए टेरर फाइनेंसिंग करता है और दहशतगर्दी फैलाता है ख़ित्ते में, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है किस तरह से वो प्रोपेगेंडा करता है और क्या कुछ करता है। तो ये भारत के लिए दो बड़ी ही हौलनाक और परेशान कुन ख़बरें हैं कि इंटरनेशनली जिस तरह उसका इमेज, असल जो उसकी शक्ल है वो लोगों के सामने आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर हो, जिस तरह वो पूरी मुस्लिम उम्मा की आवाज़ बनकर सामने आए हैं, और उन्होंने ये बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि जिस पर तमाम मुसलमान इकट्ठे हों कि इस्लामोफोबिया का सबसे ज़्यादा मुजाहरा, इस्लाम के खिलाफ नफ़रत का सबसे ज़्यादा मुजाहरा भारत में नज़र आ रहा है। अब भारत के लिए चीन वाला मामला भी हल होता नज़र नहीं आ रहा, और चीन से भारत ने कह दिया, अभी जो हालिया मुज़ाकरात हुए वो फिर नाकाम हो गए हैं, और उसमें ये कहा गया है कि भारत पीछे हटे, और कोई भी अगला कदम उठाने से पहले भारत ने जिन इलाकों में घुसने की कोशिश की है, जहां गैर कानूनी तामीरात की है, मुतनाज़ इलाकों में आया है, वहां से पीछे जाए, और चीन जहां तक आ गया इससे तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत अक़वाम मुत्तहिदा में चाह रहा है कि जनाब उसको सिक्योरिटी काउंसिल में मुसलसल रुकन के तौर पर एक सीट मिल जाए। ठीक है जी, सिक्योरिटी काउंसिल का वो मुस्तकिल रुकन बन जाए। लेकिन ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तरफ भारत कह रहा है जी हम पूरी दुनिया को वैक्सीन दे देंगे, क्या ख्वाब करके वैक्सीन देंगे, 80,000 करोड़ उसके लिए चाहिए होंगे, सिर्फ इसलिए कि जनाब आप हमें सिक्योरिटी काउंसिल में, सलामती काउंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा की वहाँ पर परमानेंट मेंबर बना दें। और इंशाल्लाह इसका कोई चांस नहीं है। जिस तरह का जुल्म भारत कर रहा है, जो उसके स्कैंडल्स सामने आ रहे हैं, और चीन के होते हुए, क्योंकि चीन के पास वीटो पावर है, और अगर बाकी जो मुस्तकिल मेंबरान हैं वो मान भी जाएं, तो कोई एक मेंबर भी अगर वीटो कर दे तो मामला आगे बढ़ ही नहीं सकता।
किसी भी सूरत में, तो भारत सवाल ही नहीं पैदा होता। चीन के साथ इतना ज़्यादा उसने मामला ख़राब कर लिया हुआ है, वो उसके लिए चैलेंज बना हुआ है, और मज़ीद इतने बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं। अंदरूनी तौर पर अगर आप देख लें भारत में, तो इस वक्त सारे भारत के किसान सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इस चीज़ को दबाया जाता है। मईशत वहाँ पर तबाह हो चुकी है, और दिन ब दिन बुरी से बुरी खबरें भारत के लिए आ रही हैं। इसी वजह से भारत तवज्जो हटाने के लिए देखिए कि वहाँ पर अभी देखिए कि वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में तकरीर करनी है, तो हमारे एक फ़ौजी को शहीद कर दिया लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके, और उसका जवाब दिया जा रहा है। इंशाल्लाह मज़ीद दिया जाएगा। ये हाल ही में वाक़यात हो रहे हैं, मज़ीद फायरिंग हुई है, उसमें हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं, सिविलियन ज़ख्मी हुए हैं। और ये भारत इसलिए करता है जब भी ये इस तरह का मामला हो, ताकि तवज्जो हटाई जा सके और देखें जी वो हो वहाँ क्या हो गया, ये हो गया, और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जा सके। जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल मंदूबीन को अभी हाल ही में लेकर गया है LOC पर, सब हकीकत दिखाई है कि असल वहाँ पर क्या हो रहा है, असल सूरत हाल वहाँ पर है क्या। तो ये भारत के स्कैंडल्स बहुत से सामने आ रहे हैं। और एक और जो अंदरूनी तौर पर चीज़ बड़ी सामने आई कि बॉलीवुड, भारत में जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो सारी यानी नशे पर चल रही है, और ड्रग्स वहाँ पर आम है। ये सारा नशे का कारोबार किसी को चाहिए हो, सप्लाई करनी हो, सारे बड़े बड़े उनके अदाकार इसमें मुलव्वस हैं। तो ये इमेज भारत ने क्या बनाया हुआ था कि जी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा फिल्में यहाँ पर बनती हैं, और दुनिया में एक अपना सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश की हुई थी। असल आप देखिए कि अंदर से इस खौल के अंदर क्या है, कितना घिनौना चेहरा है भारत का, जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपने आप को कहता है, लेकिन वहाँ पर किस कदर हिपोक्रेसी है, किस कदर इंतहा पसंदी है। अब तो क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ भी वहाँ पर जुल्म शुरू हो गया है, उनसे भी हिंदू इंतहा पसंद नारे लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब खबरें आ रही हैं। और बाकी अब ये बहुत ज़बरदस्त बात हो रही है कि भारत का असल चेहरा लोगों के सामने आ रहा है, मक्कारी का, अयारी का। कि आप देखिए डसॉ जैसी कंपनी जिसने मुआहदा किया कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, वो देखते हैं कि इन लोगों को क्यों टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, इंतहा पसंद है, पता नहीं इसके बाद ये किस तरह से इस्तेमाल करें, क्या करें, हमें ही धोखा दे जाएँ। लिहाजा वो कंपनी आ ही नहीं रही, इनकार ही कर दिया है। जहाज़ ले लिए बस ठीक है, हमारे ही मोहताज रहो, तुम हो इस काबिल। क्योंकि ये टेरर फाइनेंसिंग की चीज़ें सामने आ रही हैं। ये कोई पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं। अमेरिका में होते हुए जो काम कर रहे हैं, इस तरह की ट्रांजैक्शन पर नज़र रखते हैं, वो कह रहे हैं। अब FATF में ये चीज़ भी आनी चाहिए। भारत से पूछना चाहिए कि तुम्हारे 44 बैंक तो गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। $1.5 अरब से ज़्यादा की ये ट्रांजैक्शंस पकड़ी गई हैं। उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। इन चीज़ों को दीगर ममालिक को मिलकर उठाना चाहिए, ना कि अपने तिजारत को देखें कि जी हाँ जी मंडी हमारे लिए बड़ी है और जो होता है होने दो, हम सिर्फ आंखें बंद कर लें। ये नहीं होना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।